Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to Cartography IS, a revolution in Indian education. I am your mentor अनुज कुमार. तो गाइज आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कार्टोग्राफी आईएएस के दो मॉड्यूल्स के बारे में बताना चाहूँगा. दो इनोवेटिव मॉड्यूल्स आपके लिए कार्टोग्राफी लेके आया है. नंबर 1 इज़ यूपीएससी पंचामृत 2020. जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, पंचामृत मीन्स 5. इसमें आपको 5 मॉड्यूल्स मिलेंगे. नंबर 1 इज़ OWC सीरीज़ ऑफिशियल वेबसाइट कवरेज, जिसमें आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स हम कवर करके देंगे हैंड रिटन नोट्स के साथ. 200 प्लस आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स इसमें मिलेगी. एंड द सेकंड इज़ B2M सीरीज़. इसके अंदर आपको 500 से ज़्यादा मैप्स मिलेंगे. एंड द नंबर थर्ड इज़ NCERT माइंड मैप्स. गाइज आपको पता होगा NCERT यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसका रिवीजन करते रहना चाहिए, तभी ये फ़ायदेमंद रहती है. सिर्फ एक बार करने से नहीं होता. इसीलिए NCERT माइंड मैप्स के थ्रू अगर आप रिवीजन करते हैं तो वो बहुत ही आसान रहेगा. विद इन 1 and 2 आवर आप एक बुक को आराम से कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट इज़ करंट कैप्सूल्स. और आपको पता ही होगा यूपीएससी के लिए करंट कितना इंपॉर्टेंट होता है. कोई भी एग्ज़ाम हो यूपीएससी का, अगर आप करंट नहीं करके जा रहे तो मान लो कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला. पहले से ही मान लो. करंट इतना इंपॉर्टेंट होता है. हर एक क्वेश्चन, हर एक फील्ड यूपीएससी में करंट से आते ही आता है. एंड द नेक्स्ट इज़ यूपीएससी मेगा पॉइंटर्स. यूपीएससी मेगा पॉइंटर्स 2020 जो आपका प्री आ रहा है 4 अक्टूबर को, आपका प्री है 4 अक्टूबर 2020 को यूपीएससी का, उसी को फोकस में रख के मेगा पॉइंटर्स बनाए गए हैं. और ये मॉड्यूल आपको 30 क्वेश्चंस की रिटन गारंटी देता है. ये मॉड्यूल आपको 30 क्वेश्चंस की रिटन गारंटी देता है और ये मॉड्यूल आपको मात्र 3999 में मिल जाता है. ठीक है. और दूसरा हमारा जो मॉड्यूल है वो है यूपीपीएससी 60 डेज क्रैश कोर्स, 60 दिन और यूपी इन. इसके अंदर गाइज आपको 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी मिलती है. एल्स योर मनी विल बी रिफंडेड. और ये कोर्स आपको 4999 में मिल जाता है. तो जल्दी करिए गाइज, जल्दी से कोर्स खरीदिए और अपने क्वेश्चंस को लॉक करिए. तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, जो है OWC एंड B2M पे. आज हम करेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में. ठीक है. क्या है, किसी को कुछ पता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में? किसी को कुछ पता हो तो जल्दी से कमेंट में बताएं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो क्या चीज़ इन्वेस्टिगेट करती है, जो टेररिज्म और उससे रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करती है. ठीक है. और ये जो एजेंसी है ये NIA एक्ट के थ्रू बनाई गई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट. और ये एक्ट जो है एनेक्ट हुआ था 31 दिसंबर 2008 को. ओके. 31 दिसंबर 2008 को ये एक्ट एनेक्ट हुआ और तभी से NIA फॉर्म हो गई. और NIA फंक्शन करती है एज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इन इंडिया. NIA functioning as the Central Counter Terrorism Law Enforcement Agency in India. तो गाइस आप लोगों के दिमाग में अभी ये नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ 2008 में जो कि एकदम से NIA को लाने की ज़रूरत पड़ गई, जबकि आपके पास पुलिस भी है, CBI भी है. तो इसका एक रीज़न ये है कि 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ था. 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ था, जिसको 26/11 के नाम से बहुत फेमस है. ये अटैक 26/11 के नाम से बहुत फेमस है. ठीक है. ऐसा क्या हुआ इसमें कि NIA आने की ज़रूरत पड़ी, NIA को बनाने की ज़रूरत पड़ी? ऐसा क्या हुआ इस टेरर अटैक के बाद? एक्चुअली जब ये टेरर अटैक हुआ, 4-5 लोग हमारी कंट्री में आए, मुंबई में आए, वहाँ पे बहुत तबाही मचाई. उसके बाद गवर्नमेंट को ये दिखा कि जो हमारी पुलिस है और जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप है, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है. मेन जो फेलियर दिखा वो कम्युनिकेशन का फेलियर दिखा. तो इसीलिए भारत सरकार को ऐसी एजेंसी की आवश्यकता हुई जो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म पे फोकस कर सके और जो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के केस को ही हैंडल करे और देश में किसी भी कोने में बिना किसी रोक टोक के कार्रवाई कर सके. इसलिए गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में NIA का प्रस्ताव रखा और वो एनेक्ट हो गया था 31 दिसंबर 2008 को. ओके. क्लियर है इतना सबको? NIA क्या है? NIA एक
सेंट्रल एजेंसी है जो डील्स करती है टेररिज्म और उससे रिलेटेड ऑफेंसेस को। चलिए आगे चलते हैं। NIA एक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एट सेंट्रल लेवल। अब ये जो एक्ट है NIA एक्ट, ये क्या बनाता है, ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाता है जिसको NIA ही बोलते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल लेवल पे। एंड दिस एजेंसी फॉर इन्वेस्टिगेट्स एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस दैट आर अफेक्टिंग, कौन कौन सी चीज़ों के अगेंस्ट ये इन्वेस्टिगेट करती है, जो भी चीज़ें इंडिया की सॉवरेनिटी को हार्म करती है, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। क्लियर है? NIA एक्ट कॉन्स्टिट्यूट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एट नेशनल लेवल फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस दैट आर अफेक्टिंग सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। ओके, और अब हम देखते हैं कि इसका एक्सटेंट कितना है, कि ये जो एक्ट है ये कहाँ तक वैलिड है। इसका जो एक्सटेंट है वो पूरे इंडिया में तो है ही, पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग JNK, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, पूरे इंडिया के साथ साथ अगर कोई इंडियन सिटीज़न इंडिया के बाहर है तो उस पर भी ये एक्ट लागू होगा, या फिर कोई भी पर्सन जो कि इंडिया के गवर्नमेंट सर्विस में है उस पर भी ये लागू होएगा, चाहे वो इंडिया का सिटीज़न हो या ना हो। ठीक है, और कोई भी पर्सन जो कि शिप या एयरक्राफ्ट में हो, जो कि इंडिया का एयरक्राफ्ट और शिप हो, उस पर भी एक्ट लागू होएगा। लेकिन 2019 में अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट किया एंड एक और चीज़ इसमें ऐड करी है, उसमें ऐड किया गया है कि जो भी पर्सन शेड्यूल्ड, आपके कुछ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। टू अ पर्सन हु कमिट अ शेड्यूल्ड ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया अगेंस्ट द इंडियन सिटीजन और अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, कोई भी पर्सन जो भी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस लिस्ट है उसमें मेंशन है, उनको तोड़ता है और इंडिया और या इंडिया के सिटीजन्स के अगेंस्ट उसको यूज़ करता है, तो उसके लिए भी ये एक्ट लागू होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एंड दिस डील्स विद टेरर रिलेटेड क्राइम अक्रॉस स्टेट्स विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट। अभी मैंने पहले भी बताया कि इस एक्ट को या NIA को किसी भी स्टेट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल परमिशन कुछ नहीं चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन की परमिशन के इन्वेस्टिगेट कर सकती है। एंड ये एक एडिशनल ऑफेंसेस अभी 2019 के जो अमेंडमेंट हुआ है 2019 का, उसके थ्रू ये एडिशनल ऑफेंसेस ऐड करे गए हैं NIA के शेड्यूल में। वो क्या क्या है, एक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, काउंटरफीट करेंसी, नकली करेंसी, मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल को प्रोहिबिट करेंगे। साइबर टेररिज्म भी इसमें ऐड किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर टेररिज्म। ओके, एंड द लास्ट इज ऑफेंसेस अंडर द एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908। ओके, चलिए अब ये NIA एक्ट और क्या बोलता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट और क्या बोलता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट जो है ये एक स्पेशल कोर्ट को एस्टेब्लिश करने की पावर देता है, एस्टेब्लिश करने को कहता है। ठीक है, एवरी शेड्यूल्ड ऑफेंस इन्वेस्टिगेटेड बाय द एजेंसी शैल बी ट्राइड ओनली बाय स्पेशल कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन इट वाज कमिटेड। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले तो ये बोलता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसका जो ट्रायल हो रहा है वो स्पेशल कोर्ट में होगा विद इन लोकल जुरिडिक्शन। लोकल जुरिडिक्शन से फ़ायदा क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, स्पीडी जस्टिस मिलेगा और एफिशिएंट प्रोसिक्यूशन होगा, है। ठीक है,
स्पीडी जस्टिस मिलेगा लोकल जुरिडिक्शन पे होने से, ठीक है। लेकिन अभी 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया है। ये अमेंडमेंट क्या किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ और स्पेशल कोर्ट्स बनाए हैं। जो सेशन कोर्ट्स थे उन्हीं को ही स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया है। जो कुछ सेशन कोर्ट्स थे एक नोटिस निकाल के उनको स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया है। ये 2019 का अमेंडमेंट अभी आया है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एनआईए के मिशंस के बारे में देखते हैं। एनआईए के मिशन क्या है। नंबर 1 इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस यूजिंग साइंटिफिक मेथड। जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं उनको साइंटिफिक मेथड से इन्वेस्टिगेट करा जाएगा। इसके लिए साइंटिफिक मेथड वगैरह के यूज़ करने के लिए उनको जो भी हमारे सोल्जर्स होंगे, जो भी एनआईए के मेंबर्स होंगे, जो टीम होगी, उनको रेगुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। ओके, क्योंकि रेगुलर ट्रेनिंग अगर नहीं होगी तो वो साइंटिफिक मेथड यूज़ नहीं कर पाएंगे। एंड इफ़ेक्टिव एंड स्पीडी ट्रायल, जिसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं। अभी आपने देखा पीछे कि स्पेशल कोर्ट बनाया गया इफ़ेक्टिव एंड स्पीडी ट्रायल के लिए। एंड इंक्लूड मॉडर्न एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मॉडर्न एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये इंडिया की अभी तक की खामी रही थी कि वो जल्दी से मॉडर्न एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे नहीं आता था। लेकिन एनआईए ने अपने मिशन में इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि इंक्लूड मॉडर्न एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एंड द फोर्थ इज़ मेंटेनिंग प्रोफेशनल एंड कॉर्डियल रिलेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी। अब ऐसा नहीं है कि स्टेट को डर लगने लग जाए एनआईए से, इसीलिए एनआईए क्या है, कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करेगा स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज से। ओके, एंड द लास्ट वन इज बिल्ड अ डाटाबेस ऑन ऑल टेररिस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड शेयर इट विद स्टेट एंड अदर एजेंसी। जो भी डाटाबेस एनआईए बनाएगी उसको शेयर करेगी स्टेट के साथ भी और अदर एजेंसी के साथ भी। दीज आर द मिशंस। ओके, एंड अब हम देख लेते हैं शेड्यूल्ड ऑफेंसेस क्या क्या है इसमें। इसके अंदर अभी मैंने जो आपको पहले बताया था वो कुछ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस 2019 के अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं। लेकिन जो पहले से शेड्यूल्ड अमेंडमेंट्स है, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस है, वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। द नंबर 1 इज़ एटॉमिक एनर्जी एक्ट। सेकेंड इज़ द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। थर्ड इज़ द एंटी हाईजैकिंग एक्ट। Fourth is the suppression of unlawful act against safety of civil aviation act. Fifth is the SARC Convention suppression of terrorism act. And the sixth is the suppression of unlawful act against safety of maritime navigation and fixed platform on continental shelf act. And the seventh is the weapon of mass destruction and their delivery system act. These are the scheduled offenses mentioned in this act. अब ये मैं आपके लिए एक मैप लेके आया हूँ जिसमें हेड क्वार्टर है और 8 ब्रांचेस है एनआईए की। एनआईए की 8 अदर ब्रांचेस है ताकि स्पीडी सब कुछ काम हो सके, सिर्फ एक ही जगह दिल्ली में ही सब कुछ ना हो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया हेड ब्रांच कहाँ है, दिल्ली में है। कहाँ पे है दिल्ली में? सीजीओ कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली। ओके, सबसे पहले हम नॉर्थ की बात करते हैं। नॉर्थ में कौन सी ब्रांच है? नॉर्थ में ब्रांच है जम्मू में। अब हम करते हैं साउथ में। साउथ में है कोची में। ठीक है, साउथ में है कोची में एंड फार नॉर्थ में है जम्मू में। अब हम सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट की। वेस्ट में है मुंबई में जहाँ टेरर अटैक हुआ ही था। ठीक है, एंड सबसे राइट में है, ईस्ट में हम बोले तो गुवाहाटी में, असम में। और ये असम वाला जो है ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को कवर करता है। नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स होती है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये 7 स्टेट्स कौन कौन सी है नॉर्थ ईस्ट की। ठीक है, तो 4 हमारी कवर हो गई, बची 4। एक है हमारी यूपी में लखनऊ, उसी के नीचे छत्तीसगढ़ रायपुर। एक राइट में है वेस्ट बंगाल में कोलकाता में, एंड एक है तेलंगाना में हैदराबाद। 8 की 8 हमारी कवर होगी। कौन कौन सी? सबसे नॉर्थ में है जम्मू, सबसे साउथ में है कोची, वेस्ट में है मुंबई एंड ईस्ट में है गुवाहाटी, और बीच में है हमारी 4 लखनऊ, रायपुर, हैदराबाद एंड कोलकाता। और हमारी हेड ब्रांच न्यू दिल्ली में है। ओके स्टूडेंट्स,
ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिनका आंसर आप दीजिए, और अगर आपसे नहीं होते ये तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको इनके आंसर मिल जाएंगे इस डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको किसी भी चीज़ से कुछ भी पूछना हो तो आप इन कॉन्टैक्ट्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे, और हमें फॉलो कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म से। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक है। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।